नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके आरआरबी एएलपी के एग्जामिनेशन के 25 नवंबर को जो एग्जाम हुआ था उसके थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो 25 तारीख के एएलपी का थर्ड शिफ्ट। तो आइए फटाफट इसे स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। देखिए क्वेश्चंस अगर हम बात करें, जैसा कि एएलपी में एक्सपेक्टेड भी था, इस सेट में भी आपको कोई नॉन वर्बल के क्वेश्चंस नहीं दिखे हैं, सारे वर्बल क्वेश्चंस ही मिले हैं। और ध्यान ज्यादातर एनालॉजी पे और दो सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन और पजल्स, इनको मिलाकर लगभग 2 से 3 क्वेश्चन हर एक सेट में देखे जा रहे हैं। जैसे देखिए ये पहला क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है अल्फाबेटिकल सीरीज का। तो यहां हमें बस करना कुछ नहीं है, अल्फाबेटिकल गैप को देखना है। जैसे C+2E, E+2G, G+2I, G+2I, I+2K, K+2M, मतलब सभी में 2 ऐड हो रहा है। तो I के बाद अगर हम 2 ऐड करेंगे तो M आएगा, सॉरी माफ कीजिएगा K आएगा। M में 2 ऐड करेंगे O आएगा। और इसी तरह देखो M+2O, O+2Q, Q+2S, तो S+2U, हमारा आंसर KOU होगा। देखो ये तो हो गया एग्जामिनेशन में सॉल्व करने का तरीका कि हमने सभी का गैप देखा और गैप ढूंढकर काम कर लिया। लेकिन जो बच्चे इस क्वेश्चंस को 2 से 3 सेकंड में करते हैं वो कैसे करते हैं, तो वो ना सबसे पहले ऑप्शंस देखते हैं बेटा। और ऑप्शन में देखते हैं कि कोई एक प्लेस वाला लेटर किसी एक प्लेस पर, जहां चारों ऑप्शन में अलग अलग लेटर दिख रहे हो। जैसे देखो इसमें 4 के 4 में के दिख रहा है, तो के को चेक करके कोई फायदा नहीं। 4 में से 3 में ओ दिख रहा है, ओ को चेक करके कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर हम सिर्फ तीसरे लेटर पर गौर करें तो हर ऑप्शन का तीसरा लेटर अलग है, तो हमें केवल और केवल तीसरा लेटर देखना था। इससे हम एक बार में आंसर कर लेते, बाकी 2 लेटर को चेक करने का टाइम हमारा सेव हो जाता। बस हम ये करते M+2O, O+2Q, Q+2S, तो S+2U। तो जिस पर्टिकुलर ग्रुप में लास्ट लेटर U है वही हमारा आंसर होता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगले क्वेश्चन को। कोडिंग एंड डिकोडिंग का ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन। कॉमन वर्ड कॉमन कोड का रूल यहां लगेगा। देखो बोला गया टुवर्ड्स द एंड और इसका कोड दिया गया एंड इट हियर। इन दोनों में एंड कॉमन है, तो बेटा इन दोनों में कोड कॉमन क्या दिख रहा है, MB। तो हमसे अगर एंड का कोड पूछा जाएगा हम कह देंगे कि एंड का कोड डेफिनेटली क्या होगा, MB होगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक, कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। तो ये अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है अल्फाबेटिकल मतलब वर्ड अरेंजमेंट का। बोला जा रहा है टीचिंग के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उसके बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाए और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए। यानी देखोगे ध्यान से तो स्वर को भी बाद वाले से बदल रहे हैं, व्यंजन को भी बाद वाले से बदल रहे हैं। इसका मतलब है क्या, ओवरऑल सभी का नेक्स्ट लेटर लिखना है ना, चाहे वो स्वर हो या व्यंजन हो। अब देखिए नेक्स्ट क्या बोला गया, फिर अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो इस प्रकार से बने अक्षर समूह में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर दाईं ओर से चौथे स्थान पर होगा। तो क्यों ना हम पहले टीचिंग को ही अल्फाबेटिकली अरेंज कर लें। जब हम टीचिंग को अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे सबसे पहला काम हम ये कर लें, और फिर हम क्या करेंगे, इन सारे लेटर को नेक्स्ट लेटर से चेंज कर सकते हैं। तो देखो पहले आ जाएगा ए के बाद आ जाएगा बेटा सी के बाद आ जाएगा ई के बाद जी, फिर एच, फिर आई, फिर एन और फिर टी। दाईं ओर से चौथा कौन सा होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो दाईं ओर से चौथा एच है, तो हमें एच का ठीक अगला लेटर कर लेना है, क्योंकि हमें बोला गया था पहले सभी में एक ऐड कर लेना अगला लेटर। तो एच का अगला क्या आएगा, आई, तो हमारा आंसर भी क्या होगा, आई होगा। ठीक है, चलिए ये देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथमेटिकल ऑपरेशन। सबसे सरल चीज यही है पेपर में, साइन को बस बदलना है और साइन बदलकर कैलकुलेट कर देना है। तो देखिए P का मतलब मल्टीप्लाई बताया गया, तो जहां जहां आपको P दिख रहा है वहां वहां मल्टीप्लाई का निशान लगा लीजिए। R का अर्थ है माइनस, तो जहां जहां R दिख रहा है वहां वहां माइनस लगा लीजिए। ठीक है, Q का अर्थ है, Q तो हमारे पास है ही नहीं सीरीज में, केवल S का अर्थ है प्लस, तो जहां जहां S दिख रहा है वहां वहां प्लस का निशान लगा लीजिए। ठीक है,
हमारा काम हो गया, कैलकुलेट बस करना है। तो 15 गुना 6 कर लेंगे 90, 90 में से माइनस 11 गुना 4 44, और प्लस हो जाएगा कितना 38, माइनस का 41, और प्लस का 5 गुना 2 10। बस ये हमें कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। अगर आप ऐसे भी देखें 44 और 41 इन दोनों को जोड़िएगा 85, 90 में से 85 जाएंगे तो 5 बचेगा, तो 38 प्लस 5 और प्लस 10 यानी 38 प्लस 15, 38 प्लस 15 करेंगे 53 आ जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 53 होगा। आइए, ये भी एक तरह की एनालॉजी का ही पार्ट है, आइए इसको देखते हैं। देखो P प्लस 2R, R प्लस 2T, इसी तरह सेकेंड लेटर में भी देखना है, K प्लस 2M, M प्लस 8 करोगे तो U आएगा। तो फर्स्ट लेटर में देखो यहां प्लस टू हो रहा है, लेकिन सेकेंड लेटर में यहां प्लस 8 हो रहा है, मतलब ये इंपॉर्टेंट है। यहां भी देखो E प्लस 8M हो रहा है, तो क्यों ना पहले इसे ही चेक करें। जैसे देखो J प्लस 8R, बिल्कुल सही, तो बाकी सब जगह 2 ऐड होना चाहिए था, M प्लस 2O, O प्लस 2 होना चाहिए था, नहीं मिला। यहां देखो M प्लस 2O, O प्लस 2Q, H प्लस 2J और J प्लस 8, बिल्कुल हमारा आंसर थर्ड वाला ऑप्शन होगा, यहां भी प्लस 8 हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगेन अगर इसकी बात करें तो ये है क्वेश्चन हमारा कोडेड रिलेशन का। कोडेड रिलेशन का ये क्वेश्चन है, जरा देखिए। तो बोले जरा P का K से क्या संबंध है। हमने करने का तरीका बताया था, हम K से P की ओर बढ़े और साइन का चेन बना ले। देखो ये साइन है डिवाइड, डिवाइड का अर्थ है पिता, और ये साइन है हैश, हैश का अर्थ बताया गया है बेटी, और ये साइन है माइनस, माइनस का अर्थ है भाई। तो पिता की बेटी का भाई, तो पिता की बेटी बहन और बहन का भाई भाई होगा, यानी हमारा आंसर भाई होगा। पिता की बेटी की बहन, तो पिता की बेटी बहन और बहन का भाई भाई, तो हमारा आंसर डायरेक्टली आ जाएगा बेटा भाई। चलिए नेक्स्ट देखिएगा ये वाले क्वेश्चन को। हाँ, यहां भी रूल लगता है कॉमन लेटर कॉमन कोड। अगर दो शब्दों में लेटर्स कॉमन है तो उनको रिप्रेजेंट करने वाला कोड भी कॉमन होगा। जैसे इन दोनों में देखिए, अगर हम ऑल्सो और सेल की बात करें तो बेटा ऑल्सो और सेल में ALS, ALS ये 3 कॉमन है, तो अब इसमें बचा है O, तो जाहिर सी बात है नंबर भी कॉमन होंगे। नंबर कौन कौन सा कॉमन दिख रहा है, देखो 8 दिख रहा है, 3 और 6 दिख रहा है। यानी कि अगर हम बात करें O के कोड की तो O का कोड 9 होगा और E का कोड 2 होगा। आपसे देखिए E का कोड पूछा गया, हमारा आंसर होगा 2। हमारा आंसर क्या होगा 2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, यहां देखिए तो अल्फाबेट की सीरीज है, Z माइनस 2X, X माइनस 2V, V माइनस 2T है ना, और T माइनस 2R, ये तो होगा ही होगा। लेकिन अगर हमने पहले गौर किया होता कि कोई एक लेटर या सेकंड लेटर को जैसे अगर हम लोग देख ले तो सेकंड लेटर क्या है, T माइनस 2R, R माइनस 2P, P माइनस 2N, तो N माइनस 2L, सेकंड लेटर L होना चाहिए, और L आपको केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है सेकंड प्लेस पर, वो है ऑप्शन सेकंड, तो हमारा आंसर भी होगा ऑप्शन सेकंड। आइए देखिए सेटिंग अरेंजमेंट, एक सर्कल, एक स्ट्रेट लाइन और एक बॉक्स, ये 3 क्वेश्चंस जो हैं आपके सेट में काफी देखे गए हैं। तो 2 2 4 2 6 जने ही हैं, ठीक है। अब बोला क्या गया, बोला गया F और C के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो F को बिठाया और 2 व्यक्ति के बाद C को बिठा लिया। सर्कुलर अरेंजमेंट की खासियत यही है, जब 6 जन बैठे हों तो 6 जनों में जो तीसरी सीट होती है ना, वो सिर्फ एक ही होती है, चाहे राइट से जाओ या लेफ्ट से जाओ, इसलिए हमने डायरेक्ट इसे प्लेस कर लिया, ठीक है। अब देखो C के राइट में भी तीसरा F है और F के राइट में भी तीसरा C है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। D F के ठीक दाईं ओर बैठा है, F के दाईं ओर D आ जाएगा। A B और C का निकटतम पड़ोसी, मतलब C के साथ कहीं A और A के दूसरी साइड B आना चाहिए था, लेफ्ट में A को रखते B नहीं आ सकता था, इसलिए राइट में रखा। अब देखो इनमें से बचा है केवल एक और वो है E, तो छठे स्थान पर E को रख लेंगे, और सवाल पूछा गया B के सापेक्ष में E का स्थान क्या है, तो हम B से E की ओर बढ़ें तो देखो हमें बाईं ओर आना पड़ रहा है, और बाईं ओर पहला दूसरा तीसरा स्थान है। इसी तरह B के दाईं ओर भी गिने तो पहला दूसरा तीसरा, यानी या तो बाएं से तीसरा या दाएं से तीसरा, तो देखो हमें दाईं ओर तीसरा मिल रहा है, तो हमारा आंसर यही होगा दाईं ओर तीसरा। ध्यान रखिएगा ये साइक्लिक होता है, तो जब हमें B से दाईं ओर जाना होगा तो हम F पर आ सकते हैं, ये ध्यान रखना।
बताओ, इससे आसान कोई सवाल हो सकता है? बॉडमास नियम लगाना है बस। कितना छोटा कैलकुलेशन दिया है, हम 18 को 3 से भाग करेंगे 6, और 6 और 12 जोड़ लेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा 18। मतलब ये सब 2-2 सेकंड का क्वेश्चन था। हाँ, ये देखिए सिलॉक्स, सिलॉक्स के भी हर सेट में 2 क्वेश्चंस दिख रहे हैं, ठीक है। तो आइए, ये पहला क्वेश्चन है सिलॉक का, इसे देखते हैं। बोला जा रहा सभी दरवाजे गेट हैं, सभी दरवाजे गेट हैं, यानी ऑल डोर्स आर गेट, ये बना लिया हमने। और दूसरा, कोई दरवाजा ताला नहीं है, नो डोर इज लॉक, तो हमने डोर और लॉक के बीच निगेटिव रिलेशन बना लिया, ठीक है। अब देखो बोला गया कुछ ताले गेट हैं, सम डोर्स आर गेट, बिल्कुल कुछ ताले तो गेट है ही है। कोई ताला दरवाजा नहीं है, मींस नो लॉक इज डोर, बिल्कुल लॉक का कोई भी हिस्सा डोर में नहीं जा सकता, यानी यहां ये दोनों के दोनों निष्कर्ष सही हैं। और अगर ये दोनों सही हैं तो हमारा आंसर होगा, कथनों के अनुसार ये दोनों फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, वर्ड अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चन। बोला जा रहा है डायनामिक के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए, सभी प्रत्येक अक्षर को। फिर इस प्रकार से बने अक्षरों के नए समूह को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार पुनर्व्यवस्थित किया जाए। तो अक्षरों के नए पुनर्व्यवस्थित समूह में दाईं ओर से पहला अक्षर कौन सा होगा? दाईं ओर से पहला, देखो जब हम लेफ्ट टू राइट अरेंज करेंगे तो दाईं ओर से पहला तो वही आएगा ना जो अल्फाबेटिकली लास्ट होगा। इनमें से अल्फाबेटिकली लास्ट कौन है? वाई। लेकिन हमें वाई को भी अगले लेटर से बदलने के लिए बोल दिया गया है, तो वाई का ठीक अगला क्या हो जाएगा? जेड हो जाएगा। तो हम यहां y को रिप्लेस किससे कर लेंगे? z से। तो हमारा आंसर यहां z हो जाएगा। ये करना होता है पेपर में, हम बैठकर पहले हम इसको नेक्स्ट लेटर से चेंज करें, फिर अल्फाबेटिकली अरेंज करें, इतना टाइम नहीं होता है बच्चों, पेपर में नहीं दिया जाता इतना वक्त, ठीक। जैसा क्वेश्चन वैसा अप्रोच। अच्छा, एएलपी के अभी तक जितने भी सेट्स हमने देखे हैं उनमें ना सीरीज के क्वेश्चन बड़े सरल आए हैं, कोई बहुत वास्ट लॉजिक के पर क्वेश्चंस नहीं बने हैं। जैसे अगर ये वाला क्वेश्चन भी आप देख रहे हैं नंबर सीरीज का, तो देखो 13 को 24 बनाने के लिए 13 में 11 जोड़ने पर 24 होगा, 24 प्लस 22 46 होता है, 46 प्लस 33 79, 79 में 44 जोड़िएगा तो देखो 11 का टेबल चल रहा है, 11 22 33 44। तो अब 11 का अगला क्या आएगा? 55, 55 जोड़ लीजिए इसमें तो हमारा आंसर आ जाएगा 178, यानी आंसर है ऑप्शन थर्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। हाँ, अगेन अल्फाबेट का ऑड वन आउट है भाई, इनमें से अलग कौन सा है? तो बस गैप चेक करना है। देखो p प्लस 8 करेंगे तो x आएगा, और v माइनस 4 करेंगे तो r आएगा, d प्लस 8 करेंगे l आएगा, j माइनस 4 करेंगे f आएगा, g प्लस 8 करेंगे o बनेगा, और m माइनस 4 करेंगे। अब c प्लस 10 करेंगे तो होगा, देखो बाकी सभी में फर्स्ट लेटर के बीच 8-8 का गैप था, यहां 10 का गैप हो गया c से m पर आने के लिए, तो हमारा ऑड बन जाएगा ऑप्शन चौथा। अच्छा ये देखिए, ये सेटिंग अरेंजमेंट स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है। तो स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन में देखिए 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 7। आइए इसे देखते क्या बोल रहा है। बोला जा रहा है जी के दाईं ओर कोई नहीं बैठा है। यदि जी के दाईं ओर कोई नहीं बैठा है, इसका अर्थ है जी दाईं छोर पर है। अच्छा, बोला गया जी और ई के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो जी 1 2 3 को छोड़कर ई आ जाएगा। बोला गया ई और एफ के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, यानी 2 व्यक्ति के बाद एफ आएगा। अब ई के बाईं ओर 2 व्यक्ति के बाद एफ नहीं रख सकते, तो इसका मतलब दाईं ओर 2 व्यक्ति के बाद एफ को रखना होगा। और देखो बोला गया सी डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर सी है। और दूसरा देखो ये भी बोला गया के डी के दाईं ओर बैठा है। अब डी के दाईं ओर कौन है? के। तो अब डी और के को हमें यहां रखना पड़ेगा, डी और डी के दाईं ओर के, और डी से बाईं ओर पहला दूसरा तीसरा स्थान पर सी आ जाएगा। तो ये इनकी सेटिंग हो गई। और इनमें से बचा कौन? तो बी बचा, तो बी को बेटा हम यहां रख लेंगे। अब देखो क्वेश्चन क्या है, बोला गया बी और एफ के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो बेटा बी यहां है, एफ यहां है, इनके बीच बैठने वाले व्यक्तियों की संख्या 3 है, तो हमारा आंसर भी क्या होगा? 3 होगा। हमारा आंसर क्या होगा? 3 होगा, ठीक है। अगेन फिर से एक क्वेश्चन आ रहा है आपके पास। बोला जा रहा है कुछ माइक्रोफोन स्पीकर हैं, तो कुछ माइक्रोफोन स्पीकर हैं और कोई स्पीकर पियानो नहीं है, कोई स्पीकर पियानो नहीं है।
अब देखो बोला गया कोई माइक्रोफोन पियानो नहीं है, नहीं ऐसा तो नहीं है, इस हिस्से से नेगेटिव है, इससे नहीं है, इसलिए ये नहीं कह सकते। कुछ स्पीकर माइक्रोफोन है, कुछ स्पीकर माइक्रोफोन है, हाँ जी ये वाला हिस्सा जो है ये यही दर्शा रहा है, कुछ स्पीकर माइक्रोफोन है, मतलब सेकंड वाला बिल्कुल सही है, यानी हमारा आंसर ओनली सेकंड, यानी केवल निष्कर्ष 2, ये हमें दिख रहा है चौथा ऑप्शन। तो हमारा आंसर भी क्या होगा बेटा, ऑप्शन 4 होगा। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अब यहां पे फिर से यदि शब्द कॉइनेज के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो इस प्रकार से बने नए अक्षर समूह में बाईं ओर से चौथा अक्षर और दाईं ओर से तीसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होंगे। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। पहले बोला गया कि इसको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार करिए, तो पहले आ जाएगा ए, फिर आ जाएगा बेटा सी, सी के बाद ई, ई के बाद जी, जी के बाद आई, आई के बाद एन और बेटा एन के बाद ओ। इनको हमने पहले अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार लगा दिया। अब बोला गया बाईं ओर से चौथा, तो बाएं से देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा जी, और दाईं ओर से तीसरा, तो दाएं से तीसरा पहला दूसरा तीसरा आई। जी और आई में के बीच अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, तो केवल एक अक्षर होता है और वो अक्षर कौन होता है, एच। तो हमारा आंसर यहां 1 होगा, क्योंकि जी और आई के बीच अंग्रेजी वर्णमाला में अगर हम देखें तो हमें केवल एक अक्षर नजर आता है और वो है एच। आइए देखो ये एनालॉजी का क्वेश्चन, नंबर्स की एनालॉजी। इस बार जो नंबर्स की एनालॉजी पूछी गई है आपके सेट में, बिल्कुल नए पैटर्न का नंबर का एनालॉजी पूछा गया। जैसे देखो ये क्वेश्चन मिल गया। अब यहां पर अगर हम गौर करें 243, ये नंबर किसी भी स्क्वायर या क्यूब के आसपास का नंबर इतना आसानी से तो नहीं लग रहा, तो वैसी कंडीशन में हमें क्या करना होगा, हमें यहां ऑप्शंस की मदद लेनी होगी। जैसे अगर हम यहां 34 रख दें और 148 यहां रख लें, तो 34 को 243 बनाना हो तो 34 को हम कितने से गुना करें कि 243 हो सकता है, तो हम एक बारी 7 से गुना करके देखते हैं। अगर हम देखें तो 7 चौक 28, 7 तिरिके 21, 21 और 2 23, 238 होते हैं। अब 238 को 243 बनाना है तो 5 जोड़ना होगा, यानी इंटू 7 + 5 का एक फॉर्मेट दिख रहा है। लेकिन क्या हम 17 को भी इंटू 7 करें और उसमें 5 ऐड करेंगे तो 148 आना चाहिए। आ रहा है क्या, देखो 7 7 49 और 7 और 4 11, 119। लेकिन 119 को हमें 148 बनाना है तो उसके लिए हमें 29 जोड़ना पड़ेगा। ये +5 वाला फॉर्मेट फॉलो नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है मतलब पहला ऑप्शन सही नहीं है। आइए इसे चेक करते हैं कि अगर हम यहां 27 रख दें तो क्या होगा। तो हम 27 को 243 बनाना है तो हम 27 को किससे गुना करें कि 243 के आसपास की संख्या बन जाए। ठीक है, तो हमें पता है 30 से छोटी संख्या, और 30 का ये अगर हम बात करें तो 30 का 4 मतलब 4 गुना के आसपास आप देख सकते हैं 120, और 120 का 4 गुना कर दे 240, यानी लगभग 8 गुने के आसपास का नंबर है। तो हम इसको भी अगर हम 8 गुना से देखें तो देखो 7 8 56, 8 दूना 16 और 16 और 5 21, 216 हो रहा है। ठीक है, अब 216 को 243 बनाना है तो बेटा 16 को 43 बनाने के लिए हमें 27 जोड़ना पड़ेगा, लेकिन इस हिसाब से 156 बनना चाहिए 17 के साथ। तो देखो 17 को भी 8 से गुना करें तो बेटा 126 होगा, है ना। लेकिन 126 को हमें 156 बनाना होगा तो 30 जोड़ना पड़ेगा। अब यहां 27 जोड़ रहे हैं, यहां 30, अलग अलग संख्या हो गई, ये भी नहीं हो सकता। अब हम देखेंगे ये वाला ऑप्शन। देखो अगर हम 25 रखें तो क्या होगा, 25 के अगर हम बात करें 7 गुने से 25 को अगर हम देखें तो 25 के 9 गुने के आसपास का नंबर दिख रहा है। देखो तो 25 गुना 9 करेंगे तो ये हो जाएगा 225, और 225 में अगर हम 18 जोड़ेंगे तब जाकर 243 होगा। तो इसी प्रकार से 17 को भी 9 से गुना करके देख लें, बिल्कुल 9 से गुना करेंगे और उसमें 18 जोड़ेंगे, यानी 17 के 10 गुना से 1 अधिक 171, बिल्कुल सही सेट हो रहा है। हमारा आंसर 4th ऑप्शन होगा, हमारा आंसर 4th ऑप्शन होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन फिर से एक एनालॉजी का क्वेश्चन है। 529, अब जैसे ही नंबर देखा 529 तो आपको दिमाग में आना चाहिए 23, 23 का स्क्वायर होता है 529। तो अगर ये 23 का स्क्वायर है तो मतलब सेकंड वाला देखो ये 529, ये भी 23 का स्क्वायर है। यहां देखो ये 26 का स्क्वायर,
यहां देखो ये 25 का है और ये बेटा 27 का स्क्वायर है। y का मान हर जगह ऐसा। अब जरा देखो, अगर हम x का मान 14 रखेंगे तो 14 को 23 बनाएंगे 9 जोड़कर, उस हिसाब से 21 में 9 जोड़कर 30 का स्क्वायर होना चाहिए था, वो नहीं है, पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर हम x का मान 18 रखें तो देखो 18 में 5 जोड़ने पर 23 बनता है, तो 21 में भी 5 जोड़ने पर यानी अगली संख्या जो है वो 26 का स्क्वायर होना चाहिए, बिल्कुल है, यानी यहां हमारा आंसर ऑप्शन थर्ड है, ऑप्शन थर्ड। आइए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर देखो हमें करने का तरीका तो यही है, नंबर्स को एक्सचेंज करके देखना होगा, क्योंकि जहां डिवीजन लगा हुआ है वो तो बिल्कुल सही नजर आ रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, 66 आराम से 2 से भाग हो जाएगा। तो इसलिए वैसे कंडीशन में हम देखते हैं ऑप्शंस रख के, 18 और 11 को रखें, 11 और 18 को अगर हम बदलेंगे तो क्या ये काम बन जाएगा? देखो ये कटने पर तो 33 हो जाएगा, 33 गुना 4 ये तो हो गया 132। अब 132 में 18 गुना 3 54 घटा दोगे और 11 जोड़ोगे और 56 जोड़ोगे और 22 जोड़ोगे इधर, तो क्या ये करने पर 151 बन पाएगा? तो देखो 56 54 कटा 2, 132 और 22 ही हो जाएगा 152। ये नंबर बढ़ा जा रहा है, पहला ऑप्शन सही नहीं है। अब दूसरे ऑप्शन पर आइए, जरा 11 और 22 को चेंज करके देखते हैं। तो 11 के स्थान पर 22 और 22 के स्थान पर 11, ठीक है, तो 66/2 हो जाएगा 33, 33 गुना 4 132, तो ये तो 132 हो ही गया, ठीक है। अब जरा देखो तो 56 प्लस में, ठीक है, 18 और 22 गुना 3 66, 66 कम करना है, 132 जोड़ना है और 11 जोड़ना है, ठीक है। देखो 56 काटोगे तो माइनस का 10 बचेगा, माइनस का 10 और प्लस का 11 1 दे देगा। तो अब जोड़ना क्या, 18 प्लस 132 150, 150 में 1 जोड़ रहे हैं 151, बिल्कुल सही बैठ रहा है, तो हमारा आंसर सेकंड ऑप्शन होगा, हमारा आंसर सेकंड ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए ठीक, आ जाइए नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, तो एक कारण और उसका प्रभाव, कॉज एंड इफेक्ट। देखो ये अगर आप ध्यान में देखा होगा, हमने जो भी बैच पढ़ा था एनटीपीसी वाले बैच में, मैंने कॉज एंड इफेक्ट के भी क्वेश्चंस आपको अलग से कराए हैं, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो कारण दिया गया, बोला गया शहर एक्स में पिछले 2 दिनों से गाज और भारी बारिश हो रही है, मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में और बारिश की आशंका जताई है। So city X has been receiving thunderstorms and heavy rains for the last 2 days. The weather department has forecast more rain in the next 48 hours. अगले 48 घंटे भी बारिश होने की संभावना जताई है। तो अभी तो हो ही रही है, अगले 48 घंटे तक ये चलेगा। अब ऐसे में क्या इसका प्रभाव पड़ सकता है? तो पहला प्रभाव देखिए क्या बोल रहा है, बिजली विभाग ने शहर एक्स में 50 पैसे प्रति यूनिट शुल्क बढ़ाने का फैसला लिया है। अच्छा मुझे बताओ, क्या कभी ऐसा होता है कि जब बारिश तेज होती है तो बिजली का बिल बढ़ाया जाता है, बिजली का रेट बढ़ाया जाता है? ये इसका तो कोई संबंध ही नहीं है बारिश से। तो ये वाली बात तो कहीं से भी, पहला प्रभाव तो कहीं से भी सही नहीं नजर आ रहा है, ठीक है। भारी बारिश के कारण बिजली का रेट नहीं बढ़ता है, भारी बारिश से बिजली का सीधा संबंध, बिजली की प्राइस का संबंध नहीं होता, तो इसलिए पहला तो सही नहीं है। आइए दूसरा और तीसरा देखते हैं। शहर एक्स के कई क्षेत्रों में जल जमाव की खबर आ रही है। वाटर लॉगिंग इज बीन रिपोर्टेड फ्रॉम मेनी एरियाज इन ऑफ सिटी एक्स। जी बिल्कुल ये हो सकता है, क्योंकि बारिश भारी हो रही है तो जल जमाव, ये एक प्रभाव तो नजर आता है भारी बारिश का, कहीं भी किसी भी शहर में, ठीक है। तीसरा देखिए, बोला जा रहा कथित तौर पर कल रात एमजी रोड पर कई पेड़ गिर गए जिससे कम से कम 12 लोग घायल हो गए। सेवरल ट्रीज reportedly fell on MG Road last night, injuring at least 12 people. अब देखो बारिश होता है तो ऐसी घटनाएं होती हैं कि पेड़ वेड़ गिरते हैं और पेड़ वेड़ के चपेट में कभी कभी कुछ लोग भी घायल होते हैं। यानी अगर हम बात करें तो एक असर ये भी पड़ सकता है, एक इफेक्ट ये भी पड़ सकता है, कंफर्म नहीं है, पॉसिबल है। इसलिए देखिएगा ऑप्शन में संभावित शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यहां हमारा होगा कि सेकंड और थर्ड तो प्रभाव हो सकता है, पहला नहीं हो सकता, ठीक है। बारिश से बिजली के प्राइस की कीमत का कोई डायरेक्ट संबंध नहीं होता, इसलिए वो प्रभाव नहीं पड़ सकता। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन 22वां क्वेश्चन है, बोला जा रहा है 7 बक्से हैं ABCDEFG एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, परंतु जरूरी नहीं इसी क्रम में हो। ए को नीचे से दूसरे स्थान पर रखा गया है। तो देखो 7 6 5 4 3 2 1 और नीचे से दूसरा है ए। ठीक है, तो ए को नीचे से दूसरे स्थान पर रखा गया। ई और जी के बीच केवल 3 बक्से रखे गए। चलो ई और जी के बीच 3 है, अगर बक्से 3 होते ना तो इनका आपस में स्थान चौथा हो जाता, लेकिन अभी ये नहीं पता दोनों में से ऊपर कौन नीचे कौन। जहां ऊपर नीचे का पता नहीं होता वहां हम एरो का निशान नहीं लगाते, हम एरो का निशान का प्रयोग वहीं करते हैं जहां हमें ऊपर नीचे का पता होता है। ठीक है, बोला गया जी को शीर्षतम स्थान पर नहीं रखा गया है, तो सबसे ऊपर तो बेटा जी नहीं है। अच्छा ये ध्यान रखना, और जी बेटा छठे पर भी नहीं हो सकता, जी और ई दोनों। क्यों? क्योंकि इससे चौथे स्थान पर दूसरा होना चाहिए। जी को रखोगे तो पहला दूसरा तीसरा चौथा नहीं हो सकता। इसका मतलब तो यही है कि अगर ये दोनों चौथे स्थान पर हैं एक दूसरे से, तो देखो ई को रखो जी आ सकता है, और ई को रखिए ई और जी, तो ई और जी में से एक यहां 5 और दूसरा 1 नंबर पर अभी हो सकता है। ठीक है, लेकिन आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया? बोला गया एफ को सी के ठीक ऊपर रखा गया है। सी के ठीक ऊपर एफ है, मतलब एफ जहां भी देखिएगा उसके ठीक नीचे सी लिख सकते हैं, या सी के ठीक ऊपर एफ। सी को ई के ठीक ऊपर रखा गया है। अब सी को ई के ठीक ऊपर रखा गया है, तो देखो इससे एक केस नजर आता है, ये सारे लगातार होंगे। ये सारे कैसे होंगे? लगातार। तो सी एफ सी ई ये तीनों लगातार आएंगे। ठीक, वैसी परिस्थिति में देखिए तो हम ये कह सकते हैं बेटा ई को हम नीचे नहीं रख सकते, क्योंकि ई के ऊपर सी और एफ दोनों आने चाहिए। ठीक है, क्लियर है? अब ई को हम सबसे ऊपर नहीं रख सकते, क्योंकि ई के ऊपर 2 बक्से हैं। इसका मतलब अगर ई को आना है तो ई बेटा केवल अब एक ही स्थान पर आ सकता है, और वो है 5वां स्थान, जिससे पहला दूसरा तीसरा चौथा जी भी आ जाए और ई के ऊपर सी और एफ भी आ जाए। ठीक है, तो ये देखिए ये भी कनेक्ट हो गया, ये भी कनेक्ट हो गया। अब देखो अगला क्या बोला गया? बी को शीर्ष से चौथे स्थान पर नहीं रखा गया। ऊपर से चौथा बी नहीं है, यानी इस नंबर पर बी नहीं होगा, तो बेटा बी यहां आ जाएगा। और अगर बी आ गया तो 7 में से 6 बक्से आ गए, एक ही बक्सा बचा डी, तो चौथे स्थान पर डी को रख देंगे। पूछा गया सी और ए के बीच कितने बक्से हैं, तो बेटा सी यहां ए यहां, इनके बीच बक्सों की संख्या 3 है, तो हमारा आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर 3। अगेन क्लासिफिकेशन, या जिसे हम कह सकते हैं ऑड वन आउट वर्गीकरण। 4 समूह दिया गया, इनमें से भिन्न क्या है? इसके लिए हम क्या करते हैं, जब अल्फाबेट के होते हैं तो हम अल्फाबेट का गैप देखते हैं। तो आइए देखिए, v को r बनाना है तो v माइनस 4r और r प्लस 3u, p माइनस 5k, k प्लस 4o, f माइनस 5a, a प्लस 4e, m माइनस 5h प्लस 4l। तो बाकी सभी माइनस 5 प्लस 4 में है, लेकिन वी आर यू की बात करें तो ये बेटा माइनस 4 प्लस 3। आसानी से इसे हम कर सकते थे। आइए देखिए, ओके ये क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का। बोला जा रहा है टाउन ए टाउन बी के उत्तर में स्थित है। ए जो है बी के उत्तर में है। चलिए ये हमने बना लिया, बी के उत्तर ए। ध्यान रखिएगा उत्तर ऊपर चाहते हैं, पूर्व दाईं ओर, दक्षिण नीचे और पश्चिम बाईं ओर। टाउन सी टाउन ए के दक्षिण में स्थित। अब ए के दक्षिण में बी भी है और सी भी है, लेकिन सी अभी कहां है? सी बेटा यहां भी हो सकता है, सी बेटा नीचे भी हो सकता है, यानी बी ए के दक्षिण बताया गया। बी के किधर है? अगर ये मिल जाए ना तो हम सी को लोकेट कर लेंगे। तो हमें सबसे पहले सी को लोकेट करने के लिए बी के अनुसार सी कहां है पहले ये देखना चाहिए कि ये हमें कहीं लिखा हुआ नजर आ रहा है क्या। ठीक है, देखो लिखा हुआ मिल रहा है टाउन बी टाउन सी के दक्षिण में स्थित है, तो सी के दक्षिण में बी होना चाहिए। सी के दक्षिण में बी बेटा, यानी सी निश्चित तौर पर सी बीच में आ जाएगा ए और बी के, ताकि सी के उत्तर में ए और दक्षिण में बी। अब सी लोकेट हो गया ना, तो अब हमारा काम हो जाएगा। आगे देखिए क्या बोला गया, टाउन डी टाउन सी के उत्तर पूर्व में स्थित है। सी के उत्तर पूर्व में कहीं डी है। अब ए के आधार पर ये कहां है ये नहीं क्लियर है, ध्यान रखिएगा। टाउन ई टाउन डी के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, ई जो है वो डी का कहीं भी दक्षिण में होगा, ये भी अभी हम लोकेट नहीं कर सकते इनके आधार पर। और देखो बोला क्या गया कि टाउन सी के सापेक्ष में, अच्छा टाउन बी टाउन ई के उत्तर पश्चिम में स्थित है।
ई का उत्तर पश्चिम होना चाहिए, मतलब ई को बेटा यहां रखना होगा। जो डी का दक्षिण बताया गया है ना, तो डी के दक्षिण के आधार पर ई को यहां रखना होगा, ताकि ई का उत्तर पश्चिम जो दिशा होगा उसमें बी भी आ जाए, ई के उत्तर पश्चिम में बी आ जाए। अब हम निकाल सकते हैं कि टाउन सी के सापेक्ष में टाउन ई की स्थिति क्या है। सी के सापेक्ष में ई किधर नजर आएगा, तो सी के लिए देखिए ये दिशा पूर्व की है और ये दिशा दक्षिण की है, और ई जो है वो कहीं ना कहीं दक्षिण और पूर्व के बीच कहीं नजर आ रहा है, यानी हमारा आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, दक्षिण पूर्व। ठीक है, तो ये थे बेटा सारे क्वेश्चंस आपके रीजनिंग के एएलपी के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस। तो मिलते हैं बेटा अगले सेशन में, और अगले सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेट को, यानी 26 तारीख के फर्स्ट सेट को हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, और हमारे वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और हमारी ऐप को डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। वहां आपको कई सारे ऐसे बैच मिलेंगे जो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड और आपके टू द पॉइंट सिलेबस की बात करते हुए नजर आएंगे। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगले सेशन में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।